हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज इस वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले डोब्राइनर्स ट्राइड क्लासिफिकेशन, देन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब मेंडलीव ने 63 एलिमेंट को क्लासीफाई किया था, तो उसने मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन का बेसिस लिया था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और फिर उन्होंने एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया था, और वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन में उनकी प्रॉपर्टी जो है वो वेरी होती हैं। तो हमने वहाँ देखा था कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? पहली थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए थे, उन्होंने हाइड्रोजन को एक फिक्स पोजीशन नहीं दी थी। और दूसरी सबसे बड़ी उनका जो ड्रॉबैक था पीरियोडिक टेबल का, वो था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की पोजीशन को भी वो एक तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। तो इन्हीं दोनों लिमिटेशन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट आए हेनरी मोजले और नील्स बोर। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया दो साइंटिस्ट ने मिलकर। एक थे हेनरी मोजले और दूसरे साइंटिस्ट थे नील्स बोर। इन दोनों ने मिलकर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया। और उन्होंने क्या किया उसको समझिए। इन्होंने बोला कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दीज टू साइंटिस्ट वर द फर्स्ट वन हु टेक एटॉमिक नंबर एज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया उनको क्लासिफाई करने के लिए। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा जो तीनों हम लोगों ने हिस्टोरिकल जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, मेंडलीव, न्यूलैंड्स और डोब्राइनर्स, उन्होंने एटॉमिक वेट को मेन बेसिस बना था। ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो बेसिस बन गया वो बन गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का सीधा सा मतलब है कि किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। अभी समझिए आप लोग कि उन्होंने क्या किया। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic number। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया या अरेंज किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ सिंपल लिख सकता हूं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उनके एलिमेंट्स के एटम का जो नंबर था, एटॉमिक नंबर था, उसके पीरियोडिक फंक्शन में प्रॉपर्टी वेरी कर रही थी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि हम लोग जब नेशनल हाईवे पर चलते हैं तो आफ्टर ईच माइल, है ना, हमको एक माइलस्टोन दिखाई पड़ता है। तो वो एक तरह का पीरियोडिक रिकरेंस है, पीरियोडिक रिपीटिशन है सेम इवेंट का। ठीक है। अब देखिए, हेनरी मोजले और नील्स बोर ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जो पीरियोडिक टेबल का डिजाइन दिया था वो था ग्रुप्स और पीरियड में। मैं आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, पीरियोडिक टेबल टर्म सबसे पहले यूज किया था मेंडलीव ने, और उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थी।
इन्होंने क्या किया, हेनरी मोजले और नील्स बोर ने, इन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी, पीरियोडिक टेबल को बहुत ज़्यादा डिटेल बना दिया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव बना दिया था। तो मैं यहीं पर आगे बढ़ाता हूँ। ये एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू 18 वर्टिकल कॉलम्स, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोल दिया गया था, ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रो, उनको क्या बोल दिया, 7 पीरियड्स। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें 18 ग्रुप्स थे। आपके सामने मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना भी रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अच्छा, ये जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, ये इसको हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोल देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आगे क्यों बोल देते हैं इसको, सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, उनमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये पहला क्लासिफिकेशन था जिसमें एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में क्लासिफाई किया गया था। तो देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक डिज़ाइन बताता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। देखिए ये जो बोरोन है, इधर सिलिकन एंड जर्मेनियम, ठीक है, इधर आर्सेनिक, इधर टेलीरियम एंड दिस पोलोनियम। तो ये टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो टोटल 6 एलिमेंट थे एक्चुअली में ये डिवाइड कर रहे थे मेटल और नॉन मेटल्स को। देखिए ये जो लाइन मैं बना रहा हूं यहां पर, यहां से ये लाइन, ये जो जिगजैग लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये जो लाइन है, ये इससे ऊपर वाले सारे क्या हैं, नॉन मेटल, और इससे नीचे वाले सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो ये पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था जिसमें एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल या मेटलॉइड में क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो मेंडलीव जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया, क्योंकि इनका जो मेन बेसिस था एलिमेंट को अरेंज करने का, क्लासिफाई करने का, वो ये था कि हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, उसके बाद हमने सीधा क्या लिखा, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो यहां पर एटॉमिक वेट को बेसिस ही नहीं माना गया है, जबकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट को बेसिस माना गया था, है ना। तो वहां पर 1H1 को पोजीशन मिली है तो 1H2 को भी मिलनी चाहिए, 1H3 को भी मिलनी चाहिए। तो यहां पर आइसोटोप्स की पोजीशन को रिजॉल्व कर दिया गया। एक पॉइंट और समझिए कि मान लो भाई कि 1H1 तो यहां पर है, 1H2 कहाँ है भाई, 1H2 भी यहीं पर है, 1H3 कहाँ है, वो भी यहीं पर है, क्योंकि हमने तो यहाँ एटम्स को, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज किया है, एटॉमिक वेट की बेसिस पर अरेंज नहीं किया है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको 2 आइसोटोप दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन का एक आइसोटोप है 35 और क्लोरीन का एक आइसोटोप है 37। तो बताइए अगर ये ग्रुप 17 में है तो ये किस में होगा, सर ये भी ग्रुप 17 में ही होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है। और हमारी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप्स की पोजीशन में जो गड़बड़ी आ रही थी इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिजॉल्व कर दिया गया। चलिए, तो ये कुछ थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। और देखें हम लोग इसमें, हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स को ग्रुप्स में, वर्टिकल कॉलम्स में जो हमने देखा है, बांटा है, तो एक ग्रुप्स में जितने भी एटम्स, एलिमेंट्स आते हैं वो सब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो सब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ग्रुप 18 है, तो ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, हमने एटॉमिक नंबर को बेसिस माना है। एटॉमिक नंबर सीधे सीधे रिलेट करता है केमिकल रिएक्टिविटी से, और एटॉमिक वेट सीधे सीधे रिलेट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। अब केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब होता है सिंपल, इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन देना।
और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, फ्लेम कलर, है ना, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इन सब का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। अब ये आउटर मोस्ट सेल क्या है, इस सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आउटर मोस्ट सेल क्या है ना, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, इन सब को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए, तो ये थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स का मतलब होता है कि कैसे कैसे कोई चीज़ वेरिएशन शो करती है। पढ़ने वाले हैं कि ये प्रॉपर्टी अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होती है। देखिए, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिस्कस करेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर क्या चेंज हो रहा है, और पीरियड में, पीरियड देखो ये हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं इनको पीरियड्स बोलते हैं, और पीरियड में हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में बात करते हैं टॉप टू बॉटम। चलिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब ये एटॉमिक साइज क्या है पहले इसको समझ लीजिए। देखो, हम लोग जानते हैं कि जैसे 9th क्लास में आप लोगों ने एटॉमिक मॉडल पढ़े थे थोड़े बहुत, थॉमसन मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड पढ़ा था, बोर्स मॉडल पढ़ा था। वहीं से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं लेता हूँ यहाँ कि एटम के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इनके चारों ओर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनके चारों ओर डेफिनेट सेल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, और इन डेफिनेट सेल को ही बोलते हैं, देखो इनको शेल हैं ये, या मैं इनको बोल सकता हूँ ऑर्बिट, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, ठीक है। और न्यूक्लियस के चारों ओर जो शेल हैं, ये जो शेल हैं इनको शेल बोल सकते हैं या ऑर्बिट बोल सकते हैं। इनका नोटेशन भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे पहली वाली जो शेल है उसको के, फिर एल, इसके बाद जो आएगी वो एम, इसके बाद जो आएगी वो एन, इस तरह से हम लोग नोटेशन देते हैं। अब देखिए, मान लो मेरे पास कोई एटम है, मान लीजिए वो एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस, ठीक है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा के वाली सेल में, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल, अब देखिए हाइड्रोजन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यही वाली सेल इसके लिए आउटर मोस्ट सेल होगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, और उसको ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। दोबारा से बोलता हूँ, किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से उसकी आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, या उसी को बोलते हैं एटॉमिक साइज। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हमको देखना है कि एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में कैसे वेरी करता है और पीरियड में कैसे वेरी करता है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एटॉमिक साइज की, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस and outer most shell, ठीक है, इसको एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कहते हैं। अच्छा, मैं बात करता हूं ग्रुप में, मैं बात करने वाला हूं ग्रुप में टॉप टू बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम। चलिए, और मैं फर्स्ट ग्रुप को ही लेता हूं जिसमें कौन आ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे लेता हूं मैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। अगर मैं इसके एटम का मॉडल बनाऊं तो देखो ये न्यूक्लियस है और केवल एक शेल आएगी, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं लिथियम लूँ, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और हमारे पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए फर्स्ट सेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। अगर मैं इसके एटॉमिक मॉडल को बनाऊं तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 1। अब आप एक चीज़ देखिए, हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हैं, हम लोग ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या पता चल रहा है आपको, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है।
तो ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैं लिख देता हूं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर पीरियड की। पीरियड में कैसे होगा, देखिए पीरियड में हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होने वाला है। तो देखिए मैं इस वाले पीरियड को लेता हूं, ये मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया था टॉप टू बॉटम डिस्कस करने के लिए, मैं यहाँ पे ये वाला पीरियड ले रहा हूँ। देखो ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड। मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। सेकंड पीरियड में एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। फिर क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। फिर क्या है, बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। फिर क्या है, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब देखिए लिथियम का अगर मैं एटॉमिक मॉडल बनाता हूं लिथियम का, देखिए ये मेरे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और ये मेरे पास आएंगी 2 शेल। अब एक चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, थोड़ी सी एडवांस पॉइंट है, 11वीं क्लास में बताते हैं इसको, कि जो एलिमेंट जिस पीरियड में प्रेजेंट है वही पीरियड उसके नंबर ऑफ शेल के बराबर होता है। अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है यहाँ, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ शेल आएंगी, 1। अगर कोई एलिमेंट सेकंड पीरियड में है तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी आएंगी, 2। अगर कोई एलिमेंट सेवंथ पीरियड में है तो टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी आएंगी, 7। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पीरियड लिया है, तो सब में नंबर ऑफ शेल कितनी आने वाली हैं, 2। तो देखो पहले में आ जाएंगी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सेल क्या है सर, नंबर ऑफ सेल बराबर है, क्योंकि ये सारे के सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अब एक चीज समझिए, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और हम लोग जानते हैं किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने प्रोटॉन है 4, यहाँ कितने प्रोटॉन है 5, यहाँ कितने प्रोटॉन है 6। समझ पा रहे हैं। एक चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ कि हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस पर, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा कि ये आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है अट्रैक्शन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो डेफिनेटली आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो हम लोग ये देखेंगे कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो जाता है, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं 11वीं क्लास में। मैं बहुत सारे टर्म यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का वो बेस क्लियर नहीं है। 10th क्लास के लेवल के लिए सफिशियंट है कि किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज कम होता है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ जाता है, तो बाहर वाली शेल अंदर की ओर शिफ्ट हो जाती है, इसीलिए एटॉमिक साइज घट जाता है। तो देखिए हम लोग एक बार ग्रुप और पीरियड दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ, फिफ्थ, 5, 6। हम लोग किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल ग्रेजुअली बढ़ रही हैं। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है जी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। मैं ये भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ शेल
इंक्रीजेस। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आप लोग देख रहे हैं कि किसी पीरियड में नंबर ऑफ सेल तो बराबर रहती हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड पीरियड एलिमेंट होते तो सब में 3-3 आ रही होती। तो लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज घट रहा है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज वैलेंसी। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है उसको समझिए। देखिए किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, number of electron present in outermost cell are known as valency। चलिए अब इसको समझिए। जैसे मैं लेता हूं हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मॉडल अगर मैं बनाऊं तो ये न्यूक्लियस, इसकी केवल एक शेल आएगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1। तो यही इसकी आउटर मोस्ट सेल है। अच्छा एक पॉइंट और याद रखना, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंसी शेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंसी शेल कहते हैं। और वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, तो वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है उसी को हम लोग वैलेंसी बोल देते हैं। अब समझिए, अगर मैं ग्रुप में बात करता हूं, जैसे हम लोग ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो हाइड्रोजन के बाद हम लोग लिखते हैं लिथियम, ठीक है। इसका अगर मैं एटॉमिक मॉडल बनाऊं तो दिस इज 2 1। ऐसे ही मैं सोडियम लिखूं एटॉमिक नंबर 11, तो देखो 2 8 1। ऐसे अगर मैं पोटेशियम लिखता हूं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, ये न्यूक्लियस 2 8 8 एंड दिस इज 1। आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर देखो नंबर ऑफ सेल तो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 1 सेल, यहाँ पे 2 सेल, यहाँ पे 3 सेल, यहाँ पे 4 सेल, 5 6 7 ऐसे बढ़ती जाएंगी। लेकिन आउटर मोस्ट सेल में, सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ, तो इसीलिए तो इसको ग्रुप 1 बोला गया है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हम लोग उसी को उसका ग्रुप नंबर बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान से सुनो, किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप नंबर भी होता है। और जो एलिमेंट जिस पीरियड में प्रेजेंट होता है उसमें उतनी ही नंबर ऑफ शेल होती हैं। अगर किसी एलिमेंट, जैसे आप देखो इसमें कितनी शेल है 1 2 3 4, तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। इसमें कितनी सेल है 2, तो ये 2nd पीरियड का एलिमेंट है। इन सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोग देखिए, हम लोग वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी क्या है, सेम है। इसका मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबकी वैलेंसी क्या होगी, सेम होगी। इसीलिए सबकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। मैं यहाँ लिख देता हूं, इन ए ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी सेम रहती है, ठीक है। और दैट्स वाई केमिकल रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट रिमेन सेम। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर पीरियड में। अब हम लोग बात करते हैं पीरियड में। सेकंड पीरियड लेता हूं मैं। सेकंड पीरियड में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका एटॉमिक मॉडल अगर मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा 2 1। इसका एटॉमिक मॉडल 2 2। इसका एटॉमिक मॉडल 2 3। इसका एटॉमिक मॉडल 2 4। इसका एटॉमिक मॉडल 2 5। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, नंबर ऑफ सेल देखो, इसमें भी नंबर ऑफ सेल 2, नंबर ऑफ सेल सब में सेम आ रही है। तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट आते हैं सब में नंबर ऑफ सेल तो सेम रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल ये है, आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंसी सेल ये है। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी वैलेंसी होती है। देखो वैलेंसी कितनी हो गई 1, वैलेंसी कितनी हो गई 2, वैलेंसी कितनी हो गई 3, वैलेंसी कितनी हो गई 4। लेकिन रुकिए,
अगर वैलेंसी सेल में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो उसको 8 में से माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 5, तो कितनी आ गई वैलेंसी? 3 आ गई। अब ऐसे ही समझिए आप लोग, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ये क्या बन जाएगा? देखो ऑक्सीजन का अगर मैं लिखूं तो ये बनेगा 2 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 8 माइनस 6 मतलब 2। ऐसे ही ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, फ्लोरीन का 2 7, 8 माइनस 7 मतलब वैलेंसी कितनी आ गई? 1। और फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, नियोन के लिए बन गया 2 और यहाँ पर 8, तो 8 माइनस 8 कितना आ गया? 0। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंसी बढ़ रही है और फिर वैलेंसी घट रही है। भाई अप टू 4 तो बढ़ती है वैल, देखो यहाँ वैलेंसी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद फिर क्या हो गई? 0 हो गई। तो पीरियड में वैलेंसी लेफ्ट से राइट जाने पर पहले बढ़ती है 4 तक और फिर 4 के बाद घटती है, और ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोग ऐसे लिख दीजिए, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IE। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, to remove electron from outermost cell, to remove electron from outermost cell। और भी बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन है, 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए इसी से काम चलाइए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। अब इसको समझिए, हम लोग ग्रुप और पीरियड दोनों में डिस्कस करेंगे इसको। अब ग्रुप में मैंने ले लिया, देखो जैसे मैं लेता हूँ ग्रुप 1 में, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 और 11 एंड 19। मैं एटॉमिक मॉडल बना लेता हूँ, ये बन गया 2 एंड 1। सोडियम के लिए 2 8 एंड 1, पोटेशियम के लिए 2 8 8 और 1। एक चीज़ तो आपको पता ही है कि ग्रुप में सभी एटम्स के आउटर मोस्ट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 के सभी में आउटर मोस्ट में क्या आएगा? 1 1 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब समझिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कह रही है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोलते हैं? वैलेंसी सेल। इसी को वैलेंसी सेल कहते हैं। अब समझिए यहां पर वैलेंसी सेल है सेकंड, मतलब ये K ये L, ऐसे यहाँ पे KLM ये नंबर ऑफ सेल का नोटेशन होता है। तो ये जो सेकंड सेल है उसके इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के पास में है, आप लोग देख रहे हैं। सोडियम में ये डिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है, पोटेशियम में ये डिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ जाती है, और अगर मैं पहुंच गया मान लीजिए सीजियम पर, सीजियम किस पीरियड में है? 6 पीरियड में है। तो देखो ये ऐसे आएगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, 6 सेल। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6th सेल तो और दूरी पर है, और जब न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या होगा? आसान होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीजेस। तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीजेस होगी। जब हमें आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिएगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है और आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के लिए वो घट रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू घटेगी। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है। आप लोग यहाँ देखिए
लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम। ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव है ये। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और याद करिए, अभी हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, याद रखना है आपको। अब मैं आता हूँ पीरियड पर। पीरियड में वही सेकंड पीरियड की बात कर लेता हूँ मैं। सेकंड पीरियड क्या क्या पढ़ रहे हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। एटॉमिक मॉडल अगर मैं बनाऊं देखो तो ये 2, 1, 2, 2, 2, 3। आप लोग क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज घट रहा था। आपको याद होगी किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटेगा तो आउटर मोस्ट सेल जो है वो न्यूक्लियस के पास आएगी, तो वहां से अब आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। देखो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। जब एटॉमिक साइज छोटा होगा, आप लोग देखिए लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस के पास आएगी, और जब आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस के पास होगी तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते हैं तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो मतलब नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। अब देखिए मेटेलिक करैक्टर का मतलब होता है, मेटेलिक करैक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटेलिक करैक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम लोग देख रहे थे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल इंक्रीजेस, द अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस, hence ionization enthalpy decreases, hence the tendency to lose electron increases। तो किसी ग्रुप में अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीजेस होगा, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। तो मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर क्यों है? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल होते हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। अब देखिए, अब इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल पे आपको एक बार दोबारा से समझाता हूँ, अच्छे से समझिए इनको। देखिए मान लीजिए मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितना होगा? केवल 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7,
तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। दूसरा वैलेंसी, हम लोग अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमेशा वैलेंसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे। जैसे ये ग्रुप 1 है तो सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर वैलेंसी रिमेन सेम। ठीक, फिर देखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जब साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। अब देखिए मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, याद रखना है। अब आ जाइए पीरियड पर। पीरियड में अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करता हूं तो लेफ्ट से राइट जाने पर, भाई देखिए इसमें नंबर ऑफ शेल कितनी है 2, नंबर ऑफ शेल 2, नंबर ऑफ शेल सब में नंबर ऑफ शेल 2 आएंगी। तो अगर मैं पीरियड की बात करूं, मान लो सेकंड पीरियड की बात करूं, तो सब में नंबर ऑफ शेल 2 है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसीलिए एटॉमिक साइज घटता है और एटॉमिक साइज घट रहा है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं, तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, देखो इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए 4 तक तो वैलेंसी वही रहने वाली है जो आउटर मोस्ट सेल में है। यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 5, तो मैं कर दूंगा 8 - 5, यहाँ पर 8 - 6, 8 - 7 और यहाँ पर 8 - 8। तो आप लोग देख रहे हैं 4 के बाद वैलेंसी होती है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर वैलेंसी बढ़ती है और फिर वैलेंसी घटती है। चलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो भाई पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घट रहा है, तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक, तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों के 10th लेवल से, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी इसमें है। तो देखिए एडवांस लेवल कुछ नहीं होता है, अगर आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोग एडवांस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चीज़ें यही हैं। अब इसी को मैं 4 बार और रिपीट कर दूं तो एडवांस लेवल यही है, बेसिक चीज़ें हैं, उनको अच्छे से समझ लोगे तो आप लोग एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे। अब एक चीज़ देखें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में। हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिलाकर बोलते हैं एस ब्लॉक। हालांकि ये 11th क्लास का टॉपिक है, मैं बस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एस ब्लॉक, यहाँ पर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक। और देखिए ग्रुप 18 को हमने जीरो ग्रुप भी बोला है, क्यों? क्योंकि ग्रुप 18 एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट है उन सब की वैलेंसी 0 है, उन सब की वैलेंसी क्या है 0, इसीलिए इनको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन गैसेस या हेलोजन फैमिली, इस तरह से। अब पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में जो आता है उसे बोलते हैं डी ब्लॉक, और जो पीरियोडिक टेबल में नीचे बना रहता है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो ये था पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखिए जैसे हर पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशंस थी, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की भी लिमिटेशंस बना सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन को कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं दी गई है, हाइड्रोजन रखा गया है ग्रुप 1 में, लेकिन इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मैच करती हैं ग्रुप 17 से। ठीक, और यहाँ पर एफ ब्लॉक को नीचे रख दिया गया है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि भाई हमको ऐसी पीरियोडिक टेबल बनानी चाहिए कि सभी एलिमेंट को एक ही टेबल में अरेंज करें हमने तो इनको नीचे रख दिया है, तो ये भी हमारे लिए ड्रॉबैक है। और अभी हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट नोन है। मान लीजिए 119वां एलिमेंट अगर आ गया तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए। पीरियोडिक टेबल को आप लोग अलग से एक A4 शीट पर बना लें और जहां आप लोग पढ़ते हैं वहां उसकी टेबल के सामने चिपका लें। आप लोगों को ये पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं रखनी है। देखिए आप लोग ये दोनों ग्रुप और 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप याद रख लीजिए। अभी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को छोड़ दीजिए। ठीक है, इनकी बहुत सारी ट्रिक आपको मिल जाएंगी अदर्स चैनल पर,
शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इस तरह से मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये था पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में। नोट्स बनाइए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एट योर होम। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।